आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। पेडल अप के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप सभी की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी और जैसा कि हम सभी को पता है कि हमारा रिसेंट में अभी चंडीगढ़ पीआरटी और ईएमआरएस एग्ज़ाम आने हैं, तो उसी की स्पेशली जो टीचिंग एप्टीट्यूड वाला पार्ट है उसके रिगार्डिंग हमारी ये वीडियो है। उससे पहले भी हमारी कई सारी वीडियो आ चुकी हैं, जिसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर आपने वो वीडियो प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक के माध्यम से वो सारे प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं, जिससे आपकी कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी बेहतर होगी और आपको एक आइडिया लग जाएगा कि टीचिंग एप्टीट्यूड वाले पार्ट में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे बच्चों की क्वेरी आई है, उन्हें अभी तक इस चीज़ का कंफर्मेशन नहीं है कि टीचिंग एप्टीट्यूड वाले पार्ट में एग्जैक्टली क्या आता है। और इस पे हमने एक डिटेल सिलेबस वीडियो भी बनाई है, तो आप वो भी चंडीगढ़ पीआरटी के कॉलम में जाके उसको चेक कर सकते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड वाले पार्ट में क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो जैसा कि पता है, ये चंडीगढ़ और ईएमआरएस एग्ज़ाम को टारगेट करके हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड का प्रैक्टिस सेशन है। तो बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चनों की ओर। उससे पहले अगर आप हमारी टेलीग्राम पर डेली कुछ को ज्वाइन करना चाहते हैं, जैसे जिस पे हम रात को डेली 9 बजे मिसलेनियस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराते हैं, तो आपको पेडागोज नाम से इस ग्रुप को ज्वाइन करना है। साथ ही साथ अगर आप पीडीएफ्स नोट्स वगैरह चाहते हैं तो पेडल अब ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चनों की ओर कि अधिगम नियोग्यताएँ डैश के द्वारा दी गई। तो आपको ये बताना है जो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हैं, जो आपने पढ़ी हैं, जैसे डिस्लेक्सिया होगा, डिस्ग्राफिया, डिस्प्रेक्सिया, डिसकैल्कुलिया, ये सभी अगर बात करें तो किसके द्वारा दी गई? सैमुअल कर्क हैं, लियो कैनर हैं, सिगमंड फ्राइड हैं या एडवर्ड हैं? तो जो लर्निंग डिसेबिलिटी हैं वो आपके सैमुअल कर्क के द्वारा दी गई, ये आपको ध्यान रखना है। अगर यहाँ बात करें लियो कैनर की, तो आपने एक वर्ड सुना होगा ऑटिज़्म, है ना? तो ऑटिज़्म इनके द्वारा ही इस पे रिसर्च करी गई थी और इन्होंने ही ऑटिज़्म के बारे में बताया था। सिगमंड फ्राइड फ्राइड को हम जानते हैं, इन्होंने लिबिडो के बारे में बात करी थी। इन्होंने ईगो और आपका सुपर ईगो, है ना? इड ईगो, सुपर ईगो, इनके बारे में ये काफ़ी फेमस हैं। ठीक है? तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर कि गुप्त निरोगताओं के रूप में जाना जाता है। गुप्त निरोगताएँ इट मीन्स कि हिडन डिसेबिलिटीज़ के रूप में किसे जाना जाता है? क्या वो बौद्धिक निरोगताएँ मतलब इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ हैं आपकी, शारीरिक मतलब फिज़िकल हैं, अधिगम मतलब लर्निंग है, श्रव्य मतलब आपकी हियरिंग इम्पेयरमेंट संबंधित विकार है। तो जो हिडन डिसेबिलिटी हैं वो अपनी अधिगम निरोगताओं को कहते हैं। इसका रीज़न क्यों इन्हें हिडन डिसेबिलिटी के नाम से जाना जाता है? क्योंकि जब तक बच्चा आपका स्कूल आना स्टार्ट नहीं करता, तब तक आप इनका पता नहीं लगा सकते। ठीक है? जब आपका बच्चा स्कूल आएगा, तभी उसमें कहीं न कहीं इस चीज़ को हम जान सकते हैं कि उसमें किस तरीके की अधिगम निरोगता है। इस वजह से वो एक थोड़ा टाइम मतलब बच्चे के पैदा होने से स्कूल जाने तक का जो टाइम पीरियड है, उसमें एक सही अंदाज़ा नहीं लग पाता पेरेंट्स को, है ना? तो इस वजह से इन्हें गुप्त निरोगता या हिडन डिसेबिलिटी के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर कि समावेशी शिक्षा में पालन होता है। आपको बताना है किस चीज़ का समावेशी शिक्षा पालन करती है? सेग्रीगेशन का, पृथकीकरण, यूनिफ़ॉर्म का या डिफरेंशिएशन का या इन सभी का? तो जो समावेशी शिक्षा है वो सेग्रीगेशन के एकदम अपोजिट है। और अगर यूनिफ़ॉर्म की बात करें तो ये आप कहीं न कहीं ये कह रहे हैं कि सभी बच्चों को हम एक सा प्लेटफ़ॉर्म प्रोवाइड कराएँगे। तो समावेशी शिक्षा इसकी भी अवहेलना करती है। अगर बात करें डिफरेंशिएशन का, ठीक है? तो डिफरेंशिएशन में क्या है आपका, डिफरेंशिएशन में ये कहते हैं कि बच्चे की जैसी नीड होगी, हम बच्चे को वैसा माहौल प्रोवाइड कराएँगे। अगर वो विज़ुअल इम्पेयरमेंट है तो उसे कहीं न कहीं आप सेंसिटिविटी से रिगार्डिंग चीज़ें बताने की, अधिगम कराने की कोशिश करेंगे। अगर हियरिंग इम्पेयरमेंट है तो उसे आप साइन लैंग्वेज हो गया या आपको दृष्टि तौर पे चीज़ें दिखाना, ये सब हो गया। तो जिस बच्चे की जैसी नीड होगी आप उसे वैसा अधिगम कराएँगे। उससे उस तरीके की शिक्षण विधि का आप उपयोग करेंगे। तो यही कहीं न कहीं समावेशी शिक्षा का एक मेन मोटो है। तो यहाँ सही आंसर है वो है डिफरेंशिएशन का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आरसीआई एक्ट लाया गया। तो मैंने आपको पिछली जो समावेशी शिक्षा से रिगार्डिंग हमारी वीडियो थी, जिसमें सारे क्वेश्चन आपके इंक्लूसिव एजुकेशन से रिलेटेड रखे गए थे। तो उसमें हमने कई सारी नीतियों के बारे में, कमेटी के बारे में डिस्कस किया। तो उसमें आरसीआई एक्ट के बारे में भी बताया था। मैंने कहा था ये 1992 में, ये आरसीआई एक्ट की अगर पूछा कब आया तो 1992 में ये लाया गया था और 1993 में ये कहीं न कहीं आपके लागू किया गया था। ठीक है? अगर इसमें पूछा जाए कि इसमें इसका फुल फॉर्म क्या है, तो रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट है। ठीक है? अगर इसमें किसके बारे में बात करी गई, दूरस्थ बच्चों के बारे में, सामान्य बच्चों के बारे में, विकलांग बच्चों के लिए या गरीब बच्चों के लिए? तो आरसीआई एक्ट हमेशा विकलांग बच्चों के लिए इसमें बात करी गई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि आपकी कक्षा में एक दृष्टिबाधित बालक है। तो आपको चीज़ यहाँ किस बारे में बात करनी है कि दृष्टिबाधित बालक है, जिसे आप सामान्य बच्चों के पाठ्यक्रम के साथ ही साथ ब्रेल की शिक्षा भी देते हैं। ब्रेल क्योंकि जो आपको पता है, जो विजुअली इम्पेयरमेंट बच्चे होते हैं उन्हें ब्रेल सिखाया जाता है। इस पे 6 अंकों की एक डॉट होती है। ये भी पूछा जाता है कि ब्रेल लिपि में कितने
डॉट्स होते हैं, तो 6 होते हैं, इनके माध्यम से बच्चों को सिखाया जाता है। तो बढ़ते हैं कि ब्रेल लिपि में आपके इसको क्या करेंगे कि साथ ही साथ अगर ब्रेल लिपि सिखा रहे हैं तो बच्चे किस तरीके की आप क्या करा रहे हैं, क्या वो एक्स्ट्रा एक्टिविटी है, प्लस करिकुलम है, प्रोजेक्ट है, या सभी है। तो यहाँ आपका प्लस करिकुलम के तहत ये चीज़ आएगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कि कहा गया कि आपकी कक्षा में एक बच्चा है जिसके मस्तिष्क में क्या है, बर्निकल एरिया में संरचनात्मक क्षति है। अब तो आपको ये बताना होगा कि वह बच्चा होगा क्या, वो डिसलेक्सिया का होगा, डिसग्राफिया का, डिसकैलकुलिया का होगा, या डिसफेजिया का होगा। तो मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आप पहले 2 मिनट का पॉज लेंगे, फिर अपने हिसाब से आंसर देंगे, फिर मैं इसका सही आंसर बताता हूँ। तो इसका जो सही आंसर होगा, पहले उसको जानने से पहले हम ये जानते हैं कि बर्निकल एरिया क्या होता है। तो आपने पढ़ा होगा कि जो भाषा होती है वो हमारे मस्तिष्क में होती है, क्योंकि ये पिछली बार कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि भाषा कहाँ स्थित होती है, समाज में, परिवार में, या ब्रेन में, या स्कूल में। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका मस्तिष्क में, है ना, ब्रेन में। तो ब्रेन का आपका जो पार्ट होते हैं वो 2 हिस्सों में बटा होता है। लेफ्ट हेमिस्फीयर में आपकी भाषा होती है, उसके भी 2 पार्ट होते हैं, एक ब्रोका एरिया, एक बर्निकल एरिया। तो जो ब्रोका एरिया है, अगर बात करें इस ये लेफ्ट हेमिस्फीयर की में 2 पार्ट होते हैं, एक ब्रोका एरिया और एक बर्निकल एरिया। तो ब्रोका एरिया में आपका कहीं न कहीं भाषा की उत्पत्ति, भाषा का प्रोडक्शन होता है, और बर्निकल जो एरिया है आपका, उसमें आपका कम्प्रीहेंशन, मतलब लैंग्वेज कम्प्रीहेंशन से जुड़ा हुआ है। तो आपको ये बताना है कि इसमें से कौन-सा बच्चा होगा, अगर वो उसका बर्निकल एरिया में कोई ना कोई संरचनात्मक क्षति है। तो यहाँ जो बर्निकल एरिया में जो क्षति हो वो किससे, भाषा से जुड़ी है ना। और इसमें देखो डिसलेक्सिया आपका होगा नहीं, डिस्ग्राफिया लेखन संबंधित, डिसकैलकुलिया आपका गणितीय संक्रियाएं संबंधित, डिसफेजिया यहाँ आपका सही उत्तर होगा। तो आई होप कि आपने मतलब सही उत्तर के साथ साथ जो एक्स्ट्रा नॉलेज मिली है आप उसको भी ध्यान करेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कि लियो कार्नर को जनक के रूप में जाना जाता है। तो अभी हमने इस बारे में डिस्कस किया कि लियो कार्नर, जब हमने सैमुअल कर्क के बारे में बात की थी, लियो कार्नर किसके जनक हैं, तो लियो कार्नर को ऑटिज्म के जनक के रूप में जाना जाता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑटिज्म। अगर बात करें एसएलडी क्या है, तो आपको पता है स्पेशल लर्निंग डिसेबिलिटी, एडीएचडी भी आपको पता है, आईडी भी आपको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के नाम से पता होगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कि मीना स्कूल के पढ़ने वाली मानसिक रूप से विक्षिप्त बच्ची है, मतलब कहीं न कहीं उसे मेंटली रिटार्डेशन या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है उसे। जहाँ वह कुछ समय सामान्य बच्चों के साथ, बाकी का समय वो विशेष संसाधन कक्ष, जिसे आप रिसोर्स रूम के नाम से जानते हैं, में बिताती है। तो आपको ये बताना है कि जो वह किस प्रकार की शिक्षा का लाभ उठा रही है। क्या वो आपका एकीकृत शिक्षा है? क्या वो समावेशी शिक्षा है? क्या वो आपकी विशेष शिक्षा है, या वो आवश्यकता आधारित शिक्षा है? तो यहाँ आपने एक बात नोटिस करी है कि वो पहले तो सामान्य बच्चों के साथ बैठी है, कुछ समय सामान्य बच्चों के साथ, लेकिन कुछ समय वो विशेष संसाधन रूम में बैठी हुई है। तो ये जिसके अंतर्गत आता है वो है आपकी एकीकृत शिक्षा। हो सकता है कई लोग इसका आंसर समावेशी शिक्षा भी लगा रहे हों, ठीक है। तो इसका समावेशी शिक्षा क्यों आंसर नहीं हुआ, हम उस पर जरा चर्चा करेंगे। क्योंकि यहाँ देखना है कि पहले तो वो सामान्य बच्चों के साथ भी बैठी है और विशेष रिसोर्स रूप में भी उसे भेजा जा रहा है, लेकिन समावेशी शिक्षा बच्चों को विशेष रूप में भेजने की इजाज़त नहीं देती। वो कहती है कि आपको सामान्य बच्चों के साथ इन्हीं बच्चों को पढ़ाना है। आपको अपने टीचिंग मेथड में ऐसे बदलाव करने पड़ेंगे जिनके हिसाब से ये बच्चे एडजस्ट कर पाएँ, है ना? इन बच्चों के लिए वो अधगम उपयुक्त साबित हो पाए। तो इन्हें कहीं विशेष रूम में आपको नहीं भेजना, मतलब अलग नहीं करना एक तरीके से, तो ये आपका एकीकृत में आएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कि समावेशी की किस अवधारणा के तहत दिव्यांगों को नियमित कक्षा में उसी तरह पढ़ाया जाता है जिस प्रकार सामान्य बच्चों को यह संदर्भित करता है। आंशिक समावेशी, पूर्ण समावेशी, समावेशी, एकीकृत। तो यहाँ देखना है क्या बात कही गई, दिव्यांग बच्चों को नियमित कक्षा में उसी तरह पढ़ा रहे हैं जिस तरह सामान्य बच्चों को। तो ये आपका पूर्ण समावेशी के अंतर्गत आएगा, है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कि विकलांग या दिव्यांग लोगों को मुख्यधारा के लोगों के समान अवसर दिए जाते हैं, ठीक है। मुख्यधारा के लोगों को समान अवसर दे रहे हैं, उनको चिकित्सीय सहायता भी दी जा रही है ताकि वे अन्य लोगों के साथ आगे बढ़ सकें। तो आपको बताना है ये किस प्रकार का मॉडल है, ये कर्म मॉडल है, चिकित्सीय मॉडल है, दान मॉडल है, सामाजिक मॉडल है। इसको आंसर टिक करने से पहले मैं आप बताऊंगा, जब आप समावेशी या इस तरह इनका इतिहास पढ़ते हैं स्पेशल एजुकेशन का, तो इसमें पुराने ज़माने से कई मॉडल पढ़ाए जाते हैं, जिनमें आपका ये चारों मॉडल आपको दिख रहे हैं, ये 4 मॉडल उसी से संबंधित है। सबसे पहले चलता था कर्मा मॉडल, कि
पहले लोग मानते थे कि जैसे कर्म करे उसका ये फल है, कि अगर कोई बच्चे की कोई डिसेबिलिटी या किसी तरह का विकार है, तो ये माना जाता था कि उसके पूर्व जन्म में ऐसे ना कुछ कर्म रहे होंगे जिस वजह से उसे ये भुगतना पड़ रहा है। उसके बाद आपका आया कहीं न कहीं दान मॉडल। मतलब लोगों ने ये मान लिया, चलो ठीक है, ये जैसे भी हैं, हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम इनको दान दें, मतलब ये हमारे दान पे पले, ठीक है? तो हम इनके लिए कुछ कर सकते हैं, वो अपने लिए कुछ नहीं कर सकते, ऐसा उनका मानना था। उसके बाद आया चिकित्सीय मॉडल का, क्योंकि हमने सोचा कि चलो ठीक है, जैसा भी है, लेकिन इन्हें कहीं न कहीं एक उपयुक्त चिकित्सा उपलब्ध कराना चाहिए, इन्हें छूट देनी चाहिए। तो ये है चिकित्सीय मॉडल। उसके बाद आया आपका सामाजिक मॉडल, मतलब आप चिकित्सीय सुविधा दे रहे हैं, बट इसलिए नहीं दे रहे कि उन पे कोई एहसान कर रहे हैं, बल्कि इसलिए दे रहे हैं ताकि वो एक सामान्य के जैसे सामान्य लोगों के साथ खड़े होकर अपना खुद काम कर सकते हैं, मतलब अपनी ज़िम्मेदारी वो खुद उठा सकें। मतलब उन्हें समाज का कहीं न कहीं एक पूर्ण तरीके से हिस्सेदार बनाना। तो यहाँ यही हो रहा है, तो इसका जो सही आंसर है वो आपका सामाजिक मॉडल। इसके साथ ही आई होप आपको चारों मॉडल क्लियर हो गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की, क्योंकि एकीकृत शिक्षा में मतलब इंटीग्रेटेड एजुकेशन में डैश को बोझ माना जाता है एवं समावेशी शिक्षा में डैश को बोझ माना जाता है। तो जो समावेशी शिक्षा से जो पहले शिक्षा चलती थी वो थी एकीकृत, मतलब इंटीग्रेटेड एजुकेशन। इसमें जो है वो बच्चों को बोझ माना जाता था, ठीक है? तो पहला तो हमारा हो गया बच्चे। दूसरा अगर बात करें समावेशी शिक्षा में, तो समावेशी शिक्षा में कहीं न कहीं आपकी व्यवस्था को बोझ माना जाता है। इस हिसाब से आपका क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 4 इज़ करेक्ट। अब इसका रीज़न ज़रा जानते हैं। एकीकृत शिक्षा में कैसा होता है, माना कि बच्चों को इन्होंने अपनाया था, दिव्यांग या विकलांग जो जन थे, उनको इन्होंने सामान्य बच्चों के साथ या मुख्यधारा में शामिल किया था, लेकिन इन्होंने उन बच्चों के हिसाब से कोई बदलाव नहीं करा था। इन्होंने सीधा कह दिया था कि अगर बच्चों को सीखना है तो वो ही अपने तरफ से बदलाव करें। लेकिन समावेशी शिक्षा इसका कहीं न कहीं विरोध करती है। वो कहती है नहीं, हमें अपनी व्यवस्था में बदलाव करना पड़ेगा। इसलिए समावेशी के हिसाब से व्यवस्था बोझ है और इंटीग्रेटेड के हिसाब से आपके बच्चे बोझ हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, कि आपकी कक्षा में एक गिफ्टेड चाइल्ड है, आप उसे बाकी बच्चों के साथ कुछ अलग करने के लिए एक चुनौतीपूर्ण कार्य देते हैं। आपको ये बताना है आप किस प्रकार का पाठ्यक्रम अनुकूलन मतलब करिकुलम अडेप्टेशन कर रहे हैं। ऑमनिशन है, मॉडिफिकेशन है, एक्सपेंशन है, एकोमोडेशन है। इन चारों के बारे में हमने अभी पिछली वीडियो में डिस्कस करा है। तो जानते हैं ऑमनिशन क्या होता है, एक बार फिर से रिकैप करते हैं। कि जब आप अपने पाठ्यक्रम में से कोई चीज़ पूर्ण रूप से हटा ही देते हैं, तो उसे बोलते हैं ओमनिशन, ठीक है? मॉडिफिकेशन, कुछ बदलाव करते हैं, उसे बोलते हैं मॉडिफिकेशन। अगर बात करें एक्सपेंशन की, तो उसमें विस्तार करते हैं, वो एक्सपेंशन हो गया। अकोमोडेशन की मतलब आप तरीका पढ़ाने का बदल देते हैं, ठीक है? जैसे मान लो आप तितली के बारे में बता रहे हैं, तो आप एक विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे को तितली दिखाने के बजाय उसे उसका फ़ील करा देंगे। भले ही आप एक कागज़ पे उसका वो बना दें, बिल्कुल सेम टू सेम उसका ग्राफ बना दें, या ऐसे तरीके से, या जो स्टाम्प आते हैं उनके माध्यम में, तो उसे फ़ील कराएँगे। तो पढ़ा आप वही रहे हैं, बस उसका पढ़ाने का तरीका आपने बदल दिया, तो वो हुआ अकोमोडेशन। तो यहाँ जो गिफ्टेड चाइल्ड है उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आप कर रहे हैं, मतलब चीज़ों को विस्तार कर रहे हैं। तो यहाँ आपका आएगा एक्सपेंशन। आई होप ये सारी टर्म आपको क्लियर होंगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। एसईडीजी फुल फॉर्म क्या है एसईडीजी का? सोशल एजुकेशनल डेवलपमेंट ग्रोथ प्लान है, सोशियो इकोनॉमिकली डेवलप्ड ग्रुप है, सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप है, सोशल एम्पावर्ड डिसेबिलिटी ग्रुप है। तो एसईडीजी, ये इसका जो फुल फॉर्म है वो आपका सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप ये है। और इसी के अंतर्गत आपको मैंने पढ़ा था कि जीआईएफ मतलब जेंडर इंक्लूसिव फंड लाया गया था, जो जो हाशिए पर स्थित वर्ग हैं उनके लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, कि अगर एक बच्चा गतिज कौशल संबंधित उसको समस्या का सामना करना पड़ रहा है, तो बच्चा किससे संबंधित होगा? डिसलेक्सिया से, डिसग्राफिया से, या डिसफेजिया से, या डिसप्रेक्सिया से? तो जो गतिज कौशल संबंधी या मोटर संबंधी विकार हैं वो आपके डिसप्रेक्सिया के अंतर्गत आते हैं। तो ये थे आपके कुछ क्वेश्चन रिगार्डिंग आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन पसंद आए होंगे, आपने एंजॉय करा होगा, और आपकी जो कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी हो और आगे बढ़ी होगी, है ना? और इंक्लूसिव एजुकेशन के इसमें बहुत ही अच्छे क्वेश्चन डाले गए थे। हो सकता है इंक्लूसिव एजुकेशन का अभी और भी क्वेश्चन लाए जाएँ, जैसे-जैसे क्वेश्चन मिलते जाएँगे, जो अदर एग्ज़ाम में आए हैं या जो इम्पोर्टेंट लगते हैं, जिससे आपकी इंक्लूसिव एजुकेशन से रिगार्डिंग जो कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी वो और बेहतर होगी। तो ये वीडियो आगे मतलब ये सीरीज़ आगे कंटिन्यू रहेगी। आई होप मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसके साथ ही हमारी और भी प्रैक्टिस जो प्लेलिस्ट हैं उनको भी देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे अपने कॉन्सेप्ट को बेहतर करने के लिए। तो ये कुछ 3-4 हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई हैं, आपको आसानी से मिल जाएँगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपनी तैयारी करते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।